हम लोग 13 कितने लोग बना लिए हो? 13 ऐसे अच्छा प्रॉब्लम है। कितने लोग बना लिए हो 13? हाँ सर, बन गया था। बन गया था। चलो अच्छा है जो बनाए हो। और कौन पूछे हो? प्लावन पूछे हो तुम क्या? हाँ सर। ट्राई किए थे ना बाबू? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, नहीं बना तो अभी देख लूं। यहाँ का मास m है और ये 2k है तुम्हारा, और ये क्या है? k है। यही सर है ना? वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? मैं तो स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। हाँ फिर भी सर ब्लर। हाँ आप ठीक हाँ हो। सर। ठीक है। हाँ। वीडियो ठीक है। मैंने तो स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन शेयर में तो और अच्छा आएगा ना। नहीं सर, हेजी हेजी आ रहा है। ये जी आ रहा है। सर ठीक आ रहा है। जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा ना, ऑब्वियसली उसको तो हेज ही आएगा। मेरा देखो तो नेटवर्क कैसा है, जो जो टावर है वाइट है। अभी सर ठीक है। ठीक है। नेटवर्क, जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा ना, उसके उसका ये इशू होगा। तो अब चलो यहाँ देखो। यहाँ पे देखो, एसएसएम कराना है। रूल्स क्या था? आज भी बताया। रूल्स क्या? आइडेंटिफाई मीन पोजीशन। तो यही है तुम्हारा मीन पोजीशन। क्लियर? बोलो। हाँ सर। यही है तुम्हारा मीन पोजीशन। आफ्टर दैट क्या था? डिस्प्लेस एक्स यूनिट लेंथ फ्रॉम मीन पोजीशन अलोंग द ऑसिलेशन लाइन ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां से हमने एक्स यूनिट लेंथ इलोंगेट कर दिया। अब फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स बाय एक्स यूनिट लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे अब कौन लगा रहा होगा? स्प्रिंग का जो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है वही लगा रहा होगा ना। तो सपोज उसका नाम कुछ दे दो टी। तो यहाँ पे अगर इसी टी को देखोगे तो यही तुम्हारा क्या है? यहाँ पे एफ रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर हम लोग फाइंड कर ले इस टी को एक्स के टर्म में, तो फिर मास से डिवाइड, कुछ दिख नहीं रहा है, रुको मेरा चश्मा कहाँ गया? अगर इस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम लोग फाइंड कर ले टी को एक्स के टर्म में, फिर मास से, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी उसे अगर डिवाइड कर दे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये स्ट्रेटजी क्लियर है? तो हाँ सर। बोलो। तो बस अब यहाँ टी दे दो। तो यहाँ पे भी तो यही टी है, यही टी है। यहाँ क्या हो जाएगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। टी/2, टी/2। क्लियर? हाँ सर। टी/2। देन यहाँ क्या? टी, और यहाँ भी क्या? टी। अब दूसरा, जो पिछले क्लास में इतना बांग्ला में जो बोला था कि x, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा, सपोज x1, और इसका कुछ है x2, इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना इसमें। बोलो। हाँ सर। तो अब अगर x लिखना है हमको, x लिखना है, तो ये अगर x1 आएगा, तो ये अगर 1 मीटर लार्ज होगा तो इसको भी तो x का उतना ही देगा ना। वही तो है। क्लियर? ये हाँ सर। तो ये अगर x1 लार्ज अगर स्प्रिंग एलोंगेट करेगा तो x में कंट्रीब्यूट करेगा x1। अब यहां देखो, अब अगर ये तुम्हारा पुल्ली, मूवेबल पुल्ली, ये अगर 1 मीटर नीचे नीचे आता है, तो ये 1 मीटर अगर नीचे आता है, या फिर इसको ऊपर करके देख लो, ज्यादा आसान है। इसको ऊपर ले जाओगे, अगर 1 मीटर ऊपर गया, तो इधर से भी 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर, कितना मीटर? 2 मीटर। दो। क्लियर है? ये हाँ अगर 1 मीटर गया तो इधर से भी 1 मीटर, 1 मीटर, ये कितना? 2। तो यानी कि ये 2, तो ये कितना जाएगा? एक जाएगा। तो ये अगर x2 है तो ये कितना, इसको इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा? x2/2। या याद करो जो एक कोटा मेथड बताया था, या T.V जो बताया था, यहाँ देखो। ये है तुम्हारा a2, और इधर का तो एक्सेलेरेशन a1 0 है ना। तो ये वाला एक्सेलेरेशन नहीं फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो। a=a1 + a2 / 2। तो a2 का ही वैल्यू तो यहाँ क्या है? डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे x2। तो ये अगर x2 है, तो a को कितना मिल जाएगा? a को मिल जाएगा x2/2। मतलब ये इसको कितना प्रोवाइड कर देगा? तो इसको प्रोवाइड कर देगा x2/2। ये क्लास में भी समझाया था, याद आया? हाँ सर।
तो ये अगर x2 है तो इस पुली को वो प्रोवाइड करेगा x2/2। फिर हमको फाइनली यहां तक लाना है ना। तो फिर अब इस पे देखो, इसको इधर हायर कर लिया। अब ये कहीं जा रहा है क्या? देखो तो ये तो फिक्स है ना? हाँ बोलो। सर। तो ये तो तुम्हारा फिक्स है तुम्हारा। और ये दूसरा वाला जो ये है वो इधर से जा रहा है x2/2 से। और यही इसको कंट्रीब्यूट करने वाला है ना। हाँ तो ये वाला वैल्यू मान लो कि तो x3 इसका वैल्यू तो 0 है, तो इन दोनों को सम कर दोगे तो वही x ये देगा कि ये इसको कितना मिल रहा है। तो यहां से x लिख सकते हो x2/2 प्लस 0/2। तो यहां से x का वैल्यू आ गया x2/4। x2/4। तो यानी कि अब अगर ये x2 जाएगा तो इसको देगा x2/2 और फिर इसको कितना देगा x2/4। क्लियर? तो ये अगर x1 था तो इसको तो एज इट इज x1 मिल गया, लेकिन इसको अगर x2 है तो इसको मिलेगा x2/4। तो ये हमारा पहले एक ये रिलेशन आ गया जो इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन फाइंड नहीं होगा ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं बना सकते हो ना। उसके बाद क्या करते थे, बोलो जल्दी। उसके बाद ये करते थे, अब सिंपल है। यहां पे देखा क्या टेंशन T, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K, और यहाँ पे इलोंगेशन कितना x2, तो ये दिख गया। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टेंशन कितना है T, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2K, और एक्सटेंशन कितना रखा है हम लोगों ने x1 रखा है। क्लियर? बोलो। हाँ सर। क्लियर है ना? तो अब बस यहां से उठा के डाल दू x इक्वल टू x1 का वैल्यू यहाँ देखो, x1 यहाँ है, x1 कितना है t/2k, t/2k x1 रख दिया। x2 का वैल्यू देखो क्या है t/k। तो यहां से तुम्हारा x इक्वल टू आ गया 2 2 3t/2k। तो यहां से तुम्हारा t आ गया 2 टाइम k/3 मल्टीप्लाई x, ये रिलेशन आ गया। और यही तो रिस्टोरिंग फोर्स था हमारा, यही तो था रिस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हमने डाउनवर्ड दिया और फोर्स किधर लग रहा है अपवर्ड। तो एफ रिस्टोरिंग अगर लिखोगे वेक्टर वाइज तो सिंपली हम लिख सकते हैं -2k/3 मल्टीप्लाई x। अब कोई भी बोल सकता है कि यस सर दिस वन इक्वेशन विल सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस क्या, ऑसिलेटिंग बॉडी के मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलेरेशन आ गया। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है -ω²x। अब यहां से लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओमेगा दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2k/3m। तो टाइम पीरियड भी दिख गया, और टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√3m/2k, ये आ गया। अब अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल कर दो टाइम पीरियड का, तो 1/2π2k/3m। तो क्या पूछा था जल्दी देखो, क्या पूछा था? फ्रीक्वेंसी पूछा था, टाइम पीरियड पूछा था, या क्या पूछा था? देखो जल्दी। हाँ पूछा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछा था ना। हाँ सर। तो 1/2π√16k/9m। क्या गड़बड़ हो गया 16k/9m। तो अगर 3 3 9 3 2 6 6 तो आएगा, 16 किधर से आ गया एक बार देख लो, कहीं पे कैलकुलेशंस कुछ छोड़े नहीं ने हो, देख लो एक बार। सब में 16k, 9m/4k, 2π तो बाहर ही रखना है। सर वो जो 16/9 है वो तो निकल जाएगा ना बाहर। 16/9 निकल जाएगा। नहीं मतलब 4/3 निकलेगा वहां से। 4/3, तो हम लोग का तो 4/3 नहीं आया ना, हम लोग का तो 16/9 नहीं आया ना। यहाँ से देख लो हाँ तो सर। ω² 2k ये कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार बस चेक कर लो। यहाँ पे t, यहाँ पे t/2/t/2, अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ये अगर t/2 है तो ये क्या होगा, बोलू t/4। दादा। এটা কেন, এটা কেন এরকম হয়ে গেছে, এটা বলতে হবে, দেখতে হবে। তো এটা এখানে কি আছে t/2, তো এখানে কি हाँ सर হবে नोटिस नहीं किए वो वाला जगह। t/4। तो ये t/4 that will be equal to k times x2, then x2 will be equal to here x1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, x2 will be
t divided by 4k. This one will be 4k. Then 2 2 3 2 1 3 divided by 4k. 2 2s are 4 and 2 plus 1 3 3 divided by 4k. Then t will be equal to 4k divided by 3. Okay, 4k divided by 3. अब यहाँ पे रिस्टोरिंग जो हो जाएगा 4k डिवाइड बाई 3. 4k डिवाइड बाई 3 मास से तो बस यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 3m, नीचे क्या हो जाएगा 4k, ऊपर में 4k, नीचे में 3. तो ये ऑप्शन है क्या, या फिर कहीं कुछ छोड़ दिए हो? x2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ छोड़ दिए, फिर यहाँ नहीं देखते हो. अरे यार, यहाँ देखो k टाइम x2 ना, और यहाँ क्या है x2 बाई 4. तो ये t बाई 4 टाइम्स k और एक और मल्टीप्लाई होगा ना 1 बाई 4 से. बोलो. तो ये समझे नहीं. T by अरे 4. यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 4 लिखे हो. हाँ सर. अब x2 कितना है, x2 कितना है, t K into डिवाइड 4 बाई by 4 के है. हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ सर, x2 by 4 मतलब तो x2 बाई 4 क्या हो जाएगा, t डिवाइड बाई 16 के. 16K. बुझे क्या चीज तो. हाँ सर. हाँ, है सर। तो ये रकम बुझून, सब गलत गलत करो बस. कैलकुलेशन 16 आ गया. अब यहाँ ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9t डिवाइड बाई 16 के, अभी जाके सही हुआ. तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 16k बाई 9. ठीक है, हाँ अभी सर. यहाँ हो गया फिर 16k अपॉन 9. कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो सब गड़बड़ तो हो ही जाएगा. 16k अपॉन 9m. ठीक है, अब कंपेयर कर लो तो ये हो गया तुम्हारा 9m डिवाइड बाई 16k. अब यहाँ पे हो गया ऊपर में 16, नीचे में 9. अब देखो ऑप्शन मिला. हाँ सर. क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना. कैलकुलेशन में छोड़ोगे तो गड़बड़ तो होगा ही. ये सबको क्लियर है? हाँ सर. कौन कौन हो, दिग्विनीर, सबको क्लियर है? हाँ सर। आज तो बहुत कम ही लोग आए हो. अपर्णा आई है, प्लावन, सुदीप और तनय, बाकी लोग आते नहीं हो. बाकी लोग पता नहीं, शायद स्कूल एग्जामिनेशंस में बिजी हो. नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लो इसको जल्दी से. हाँ कहीं सर, पे हो किसी गया को, कॉपी. कहीं पे किसी को कंफ्यूजन? नहीं और प्लावन ये एग्जैक्ट बताया था या ऐसा ही नहीं बताया था, कुछ और बताया था, बट ऐसा था तो. हाँ सर. और जो हाँ, कॉन्सेप्ट्स, दोनों साइड से सेम। हाँ कॉन्सेप्ट्स तो वही है. तो मिटा दे इसको. हाँ सर. ओके, अब वर्णदीप कहाँ रह गया आज? तो नहीं पता, उन लोग का स्कूल्स का एग्जाम चल रहा है. और ये आप पढ़ना बोल रही है, लग रहा है आवाज की लवन्या का है. अरे मैं ही हूँ सर। हाँ अभी लगा गया मेरी पढ़ना. आवाज चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती, ऐसा क्यों? हाँ सर, पता नहीं, पता करना पड़ेगा। चलो और दूसरा देखो तो, और कौन सा था, बोलो जल्दी जल्दी. सर एक और 13 नंबर था. फटाफट करते जाओ 1 बाई 1. एक और 30 नंबर था, ऊपर है नीचे है, जल्दी जल्दी देखो. सुदीप सर तुम भी ऊपर ऊपर. देखो. ऊपर है, ऊपर है 13. ये वाला तो बाबू हमने थ्योरी में ही कर लिया ना, नहीं क्लास में किया था ना. ये ऊपर से स्प्रिंग पे एक और रखने वाला, याद करो. हमने किया था ना, एक बड़ा मास एक छोटा मास. हाँ हाँ सर, सर, वो क्लास जो में। एक चीज बोला है ना कि फैक्टर ऑफ रूट अंडर m बाई m प्लस m, वो वाला चीज. बाकी दोनों ऑप्शंस यही तो आया था, ए डैश इज इक्वल टू, यही तो प्रूफ किया था. ए एम्पलीट्यूड घट गया था, एम डिवाइड बाई एम प्लस एम, याद नहीं है? यही ना आया था नया एम्पलीट्यूड, याद करो, नहीं तो फिर से कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऐसा नहीं करो, एक क्लास वाले प्रॉब्लम को ही मैं सेम को अगर दोबारा भेजूं उसी टाइप से. मैंने बोला था कि आईआईटी का पूछा हुआ है, तो एग्जैक्ट आईआईटी का प्रॉब्लम ये है. और मैंने जो क्लास में दिया था वो मैंने खुद से इमेजिन करके दिया था, और सेम कॉन्सेप्ट है. हाँ चलो सर, देखो मिल गया 30 सर, छोड़ दीजिए ये वाला. कर लोगे हाँ सर. कि कर दे, बोलो जल्दी. हाँ सर, कर लेंगे. एग्जैक्टली तो वही है ना, हाँ सर. कर ही देता हूं मैं.
पूछ लिए हो तो करना तो होगा ना। A block with mass m is connected by massless spring of stiffness k to a rigid wall and move without friction on horizontal surface. The block oscillate with a small amplitude a when at about an equilibrium position x naught. A about about an equilibrium position x naught. अब बोला क्या कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस भी बोल दिया है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है। अब बोला क्या कि ये ओरिजिन है, यहाँ से इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है ना उसका जो है वैल्यू एक्स नॉट है। तो मान लो कि यही हमने ले लिया, यहीं पे है, मतलब नेचुरल लेंथ है। बोल सकते हैं ना कि ये नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हाँ सर। बोलो, ये भी बोल सकते हैं कि ये नेचुरल लेंथ है। एम मास था, ऑसिलेट कर रहा था और एम्पलीट्यूड कितना था ए। ये भी बोल दिया कि ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये भी बोल दिया। नाउ टू केसेस। पहला केस बोला व्हेन द ब्लॉक इज एट एक्स नॉट, और दूसरा बोला व्हेन द ब्लॉक इज एट एक्स नॉट प्लस ए। तो दो केसेस बोल रहा है। केस फर्स्ट में बोल रहा है वर्क करने के लिए और बोल रहा है कि व्हेन ब्लॉक इज एट x इक्वल टू एक्स नॉट, और केस 2 के लिए वर्क करने के लिए बोल रहा है कुछ नहीं, स्ट्रीम पोजीशन है और एक मीन पोजीशन है, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए। मतलब क्या, एक्सट्रीम पोजीशन पे काम करने के लिए बोल रहा है, और पहला क्या बोल रहा है, मीन पोजीशंस पे काम करने के लिए बोल रहा है। क्लियर? हाँ बोलो। सर। इसके बाद देखो क्या बोला। इसके बाद बोला इन बोथ केसेस ए पार्टिकल ऑफ मास m, बोला कि एक पार्टिकल ऑफ मास m विच इज लेसर देन द कैपिटल M इज सॉफ्टली प्लेस्ड, इसी को मैंने बोला था जेंटली प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टू ईच अदर। मैंने लिखाया था कि आफ्टर जेंटली प्लेस्ड बोथ ब्लॉक ऑसिलेट्स परफॉर्म SHM टुगेदर। यही सेंटेंस लिखा था मैंने, बोलो। हाँ सर। Which of the following statements is true about the motion after the mass m is placed over the capital M? दो केसेस के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले केसेस में काम कर लो, इसमें तो किया भी था। अगर एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पे तो मीन पोजीशन है, तो वेलोसिटी तो कुछ होगा ना। हमने v माना था, यहाँ पे चलो आज v0 मान लेते हैं। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv0 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो था, और पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ के a स्क्वायर। तो यहाँ का जो वेलोसिटी है v0 वो हम बता सकते हैं कि के a स्क्वायर का क्या है, रूट अंडर है बाय m, के स्क्वायर अपॉन m का रूट अंडर है वेलोसिटी। ये क्लियर रखने से पहले, ये बिफोर द सॉफ्टली प्लेस्ड स्मॉल m मास above द कैपिटल M मास। ये तो क्लियर। जब प्लेस कर दोगे तो k तो वही रहेगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। दो तरीके से बताया था कि एक तो नया ओमेगा फाइंड करके भी कर सकते हो v मैक्सिमम, और दूसरा तुम सिंपली अपना फंडामेंटल यूज करके जब प्लेस कर दिए, यहाँ पे जब m है और यहाँ पे v0 स्पीड से जा रहा था, अब यहाँ पे कैपिटल M ओवर द स्मॉल m। अगर ये तुम्हारा एक सिस्टम हो गया, फ्रैक्शंस तो यहाँ है नहीं, म्यू 0 है, एक्सटर्नल में नॉर्मल mg बैलेंस कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस का हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके इसका उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इसी इंस्टेंट पे। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल गिव्स क्या देगा, m मल्टीप्लाई v दैट विल बी इक्वल टू m, ये v0 दिए थे, m प्लस m मल्टीप्लाई v। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू m v0 डिवाइड बाई m प्लस m। यही आ जाएगा नया वेलोसिटी, आ जाएगा। हाँ सर। अब नया वेलोसिटी अगर ये आ गया तो ये तो इसी पोजीशंस का है ना, और ये तो ऑलरेडी मीन पोजीशन ही रहेगा, यहीं पे फोर्स 0 है। तो इस केस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो v जो है मैक्स वही तो है, ये v वही तो v है, और v क्या होता है, ओमेगा a। और ओमेगा a में क्या, नया एम्पलीट्यूड, क्यों, क्योंकि ओमेगा डैश भी अब चेंज हो गया है। तो v का वैल्यू पुट कर दो, m मल्टीप्लाई v0 डिवाइड बाई m प्लस m, यही है ओमेगा डैश। ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई m, तो अब तो यहाँ k डिवाइड बाई m के जगह m प्लस m हो गया, अब नया हो गया ना। ये क्लियर लिखा सो।
हाँ सर। और फिर ये लिख दिया हमने ए। नाउ फिर ये ऐसे ही हमने घटाया था, तो m बाई m प्लस m, और v नॉट का वैल्यू देख लो, ये v नॉट v कैसे, अच्छा ये तो लिख ही दिया ना हमने, और v नॉट का वैल्यू यहां से पुट कर लो। v नॉट कितना है कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई m, ऐसा ही। अब रूट अंडर की बाई m प्लस m और ए डैश, यहाँ वहां पे भी हम लोगों ने ऐसे ही कटाया था कि देखो ये इससे कट के आ गया रूट अंडर m प्लस m आ गया, और ये इससे कट के आ गया रूट अंडर m, और बाकी ये k तो k रूट अंडर में चला गया। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो ए डैश है, एम्पलीट्यूड मुझे याद भी है, ये वो रेसिप्रोकल कर दिया था, तो किसी ने बोला कि उल्टा हो गया, वर्णदीप बोला था शायद, याद आया कुछ क्लास का बाद? हाँ सर हाँ। आ गया। तो ये बनाना था ना, इसको भी पूछ लोगे तो बताओ फिर कैसे काम करोगे। हाँ सर वो हम मतलब सेम ही तो है, बस दोबारा मैं लिख रहा हूं। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एडास इनिशियल एम्पलीट्यूड रूट अंडर m डिवाइड बाय m प्लस m। क्लियर? वन बाय वन सब देख लो, उसके लिए भी काम कर सकते हो। इसके लिए अगर काम करोगे तो आप बताओ कि यहाँ पे अगर रख देते हो स्मॉल m को, इसमें तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अच्छे से थिंक करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है ना, हाँ सर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है हाँ सर। बोलो। तो इनिशियल अगर मोमेंटम 0 था, 0 तो वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 है, तो बाद का भी मोमेंटम 0 ही होगा, तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी 0 हो गया। हो गया। हाँ अब मैंने क्या बोला था, एसएसएम याद करो, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये मीन पोजीशन, अगर कोई इसको यहाँ से 1 मीटर लेके जाके प्लेस कर दिया तो एम्पलीट्यूड 1 मीटर हो गया। अगर कोई यहाँ से 2 मीटर जाके प्लेस कर दिया तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2 मीटर। याद आया? हाँ सर। तो मीन पोजीशन तो यही है, और यहाँ पे रख दोगे तो अब इसका तो वेलोसिटी कुछ था नहीं, मोमेंटम इनिशियली 0, तो फाइनल भी 0 ही रहेगा, तो यहाँ तक तो फिर आ ही गया ना, यहीं का वेलोसिटी 0 है ना। दूसरे वाले मास m प्लस m होने के बाद भी एम्पलीट्यूड तो वही रह गया इसका, या चेंज हाँ हुआ? वही रह गया। तो सेकंड केस के लिए अगर कोई पूछेगा कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो इस केस के लिए इनिशियल ए डैश और फाइनल ए दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा क्या, जल्दी सोच के बताओ। सर रहेगा। सर हाँ बोलो। ये वाला नहीं समझ में आया सर। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये वाला क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से बोलो। सर सेकंड केस ए डैश, सेकंड केस फिर से सुनो। सेकंड केस में स्मॉल m को जेंटली किस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड वाले पोजीशंस पे कर रहे हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो यहाँ का मोमेंटम क्या है अभी, 0 है, बोलो। हाँ सर। यहाँ का मोमेंटम क्या है, 0। 0। अब अगर प्लेस करके रखोगे तो अगेन तो मोमेंटम 0 ही हो गया, तो वेलोसिटी क्या है, 0 हो गया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अब अगर यहाँ पे अब देखोगे कि इसका मीन पोजीशंस कहाँ है, वही रहेगा जहां पे नेचुरल लेंथ है, जहां पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। मीन पोजीशन को डिफाइन किया था, where the total force acting on the body, oscillating body is equal to 0, या potential energy minimum और kinetic energy maximum। तो मीन पोजीशंस तो इसके लिए भी यही है, बोलो। हाँ सर। तो अब अगर मीन पोजीशन से यहां तक का दोनों को मिला के, स्मॉल m और कैपिटल M दोनों को मिला के, फिर से तो यही एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, क्योंकि यहाँ स्पीड 0 है ना, तो फिर यहां से जब वो यहाँ आएगा तो सारा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जितना पोटेंशियल है सबको काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, तो फिर तो उतना ही डिस्टेंस पे हो जाएगा ही जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो फिर इसका एम्पलीट्यूड तो वही रह गया ना, हाँ सर समझ गए। समझ गए। चेंज क्या हुआ है इसका, पहले अगर टाइम पीरियड देखोगे तो टी इनिशियल टाइम पीरियड क्या था दोनों केसेस के लिए, या तो केस फर्स्ट के लिए काम करो या केस सेकंड के लिए काम करो। टी इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई अंडर रूट कैपिटल एम बाई के, यही था। अब दोनों के लिए टी फाइनल क्या हो जाएगा, नया वाला टी डैश, टी था ये, अब टी डैश कर लो, टी डैश 2 पाई एम। अब
बताया था कि फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, याद है? हाँ सर। तो अब यहाँ पे m प्लस m डिवाइड बाई की टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ा या घटा? बढ़ गया। टाइम पीरियड पहले क्या था? लेसर, अभी क्या है? बिगर। टाइम पीरियड बढ़ा है, तो टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब अब लेट से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो जरूर। अब लेट से क्यों पहुंचेगा? मास बढ़ गया है, टाइम पीरियड चेंज हो गया। इनिशियल ओमेगा क्या था? इसके लिए भी, दोनों के लिए ओमेगा था k बाई एम का रूट अंडर, दोनों के लिए। अब नया ओमेगा डैश दोनों के लिए क्या हो गया? k डिवाइड बाई एम प्लस एम का रूट अंडर, दोनों के लिए ओमेगा हो गया, ओमेगा डैश। समझे? हाँ सर। अब अगर यहां पे भी देखोगे कि v मैक्स कितना होगा, तो v मैक्स यहां पे अगर देखोगे तो v मैक्स, अब ओमेगा डैश मल्टीप्लाई ए डैश, और ए डैश तो तुम्हारा क्या है? ए ही है ना? हाँ सर। ओमेगा डैश तुम्हारा क्या है? अब ए ही है। तो v यहां पे जो स्पीड आएगा ना v मैक्स, अब पहले इसका स्पीड और उसकी स्पीड में, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब ओमेगा डैश कितना है? यहां देखो, k डिवाइड बाई एम प्लस एम का रूट अंडर मल्टीप्लाई ए डैश तो ए है, तो इसके लिए v मैक्स ये हो गया। और इसके लिए v मैक्स क्या था? ये वाला था। पहले वी नॉट, जो वी नॉट माने थे ना हम लोग, और उसके बाद फिर नया वेलोसिटी फाइंड किए थे ना ये, तो इसके लिए जो वी मैक्स था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो देख लो। वी मैक्स था ओमेगा डैश मल्टीप्लाई ए डैश, और ए डैश तो अब चेंज हो गया था, तो इसके लिए अगर वी मैक्स देखोगे तो ओमेगा डैश मल्टीप्लाई ए डैश, और ओमेगा डैश तो दोनों का सेम है, क्या है? k डिवाइड बाई एम प्लस एम का रूट, और ए डैश इसका आ गया है m डिवाइड बाई एम प्लस एम का रूट मल्टीप्लाई ए। तो अब यहां अगर देखते हो तो इसका रूट अंडर के एम डिवाइड बाई एम प्लस एम, यही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ए, ये वी मैक्स आ गया। तो इसका वी मैक्स अलग है और उसका वी मैक्स अलग है। क्यों? क्योंकि अब यहां से यहां तक तो आएगा ही ना। अब देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो मैक्सिमम उसका उतना ही है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में अब मास क्या हो गया? चेंज बढ़ गया। मास बढ़ गया तो स्पीड तो कम हो ही जाएगा यहाँ पे आते हुए, बट उतना कुछ और डेप्थ में नहीं सोचना है। तो देख लो वन बाय वन सारा ऑप्शंस। दोनों केस वाइज प्रॉब्लम पूछा था या बस ऐसे ही लिख दिया था? क्या था देखो, सर मतलब ऑप्शंस केस वाइज दिया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इन द फर्स्ट changes by a factor इतना where in the second is remains unchanged, तो ये तो सही तो दिया है। सेकंड में क्या है? remains unchanged। जो पूछे थे दोबारा कि सेकंड में क्यों remains unchanged हुआ, उसको क्लियर है? शायद तने पूछा था, क्लियर है ना? हाँ सर। वो तो बस यहाँ से क्लियर है। मैंने इसीलिए देखो, जब थ्योरी हम लोग लेक्चर्स जब लेते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो मुझे, हम लोग को पता है कि तुम लोग को क्या कंफ्यूजन होता है। तो याद करो, एसएचएम को स्टार्ट किया था हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को, और मैंने मैनुअली ऐसे करके बताया था कि देखो, यहाँ से कोई इसको अगर 1 मीटर ले जाके रखेगा तो 1 मीटर हो गया, क्योंकि वही तो उसका एक्सट्रीम पोजिशन है। तो मीन पोजिशन से कोई कितना ले जाके रखता है, वहां पे अगर स्पीड 0 कर दिया, वहीं पे ले जाके वो प्लेस कर दिया, वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो जब यहाँ पे मीन पोजीशन है और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है पहले केस के लिए, तो वहां पे तो वो गया है। अब वहीं पे अगर एक एम मास रख दोगे, तो अब क्या, वेलोसिटी तो पहले से 0 है, बाद में भी तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो फाइनली अब एम प्लस एम ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये वहां तक पहुंचा तो है ना, तो वही तो उसका एक्सट्रीम पोजिशन हो गया। तो और मीन पोजीशन दोनों का सेम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, क्या चेंज हुआ सेकंड केस के लिए? नहीं चेंज हुआ। समझे? हाँ सर। बोलो। जब एक्चुअली में जब मैं ये प्रॉब्लम दे रहा था इसी को चेंज करके ना, तो याद करना या रिकॉर्डिंग देखना, पहले मैं एक्सट्रीम का कुछ बोल रहा था कि एक्सट्रीम पे रख देंगे, देते हैं, फिर मैंने सोचा कि एक्सट्रीम वाला आसान हो जाएगा, मीन वाला पे रखते हैं, थोड़ा काम करना होगा और उससे तुम लोग को और ज्यादा क्लियर होगा। तो चलो, ये तो दोनों ही केस के लिए था, ये एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है।
अब ये दूसरा ऑप्शन क्या है, द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द बोथ द केसेज इज सेम। तो नया टाइम पीरियड तो दोनों के लिए सेम ही है। टाइम पीरियड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, बोथ केसेस मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, फाइनल क्या है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्लियर ये, बोलो। सर क्लियर। देन थर्ड, टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस। बोल रहा है कि टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस। अब ये बताओ कि टोटल एनर्जी इस केस में क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ नहीं। नहीं। बताया था कि सम टोटल एनर्जी हमेशा एसएसएम का तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक एसएसएम का ना, यहाँ पे पहले एसएसएम था फिर बाद में, केस वाइज बोल रहा है। तो केस वाइज अगर इस केस के लिए करोगे, इस केस के लिए करोगे तो क्या वहां तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो एम्पलीट्यूड कम हो गया है। टोटल एनर्जी किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हमने करके बताया था कि हाफ के ए स्क्वायर होता है। ग्राफ भी बताया था कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा। याद करो, ये ग्राफ याद आया, बोलो, याद आ गया। हाँ इधर एक्स था, इधर में या तो काइनेटिक एनर्जी कर दो, पोटेंशियल एनर्जी कर दो, या टोटल एनर्जी कर दो। और टोटल एनर्जी हमने बोला था, इसको फिर रेट से कर दिया था। टोटल एनर्जी हमने बोला था कि हमेशा हाफ के ए स्क्वायर होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड इस केस के लिए एम्पलीट्यूड क्या है, वही है, और के क्या है, वही है, तो इसका टोटल एनर्जी क्या है, वही है। लेकिन इसका इसका देखो जरा, इसको, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, कम हो गया है। अब जब इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया है और के का वैल्यू वही है, तो इसका टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब केस 1 का टोटल एनर्जी लेसर हो जाएगा, और केस 2 का टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। समझे, बोलो। हाँ सर। नाउ तो ये थर्ड तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस। वो तो अभी बताया, देखो वी मैक्स इसका था ये, और वी मैक्स इसका था ये, बताया तो अभी वी मैक्स, बोलो। हाँ सर। इसका वी मैक्स क्या है, ओमेगा ए पहले वाला था। पहले वी मैक्स क्या था, ओमेगा ए, ओमेगा पहले का, के बाई एम। अभी क्या हो गया है, के बाई एम प्लस एम, और इसका एम्पलीट्यूड तो वही है। तो ये वी मैक्स पहले के वी मैक्स से क्या है, कम है। और ये तो जो बाबू है वो इससे भी कम है। ये तो तुम्हारा उस दोनों तो कम हुआ ही है। पहले कितना था, ओमेगा ए, और ओमेगा पहले कितना था, ओमेगा था तुम्हारा इनिशियल। अगर वी मैक्स देखते इनिशियली, तो वी मैक्स था ओमेगा ए, और ओमेगा क्या था, के बाई एम का रूट अंडर। अब यहाँ देखो, के बाई एम के रूट अंडर से क्या है, ये छोटा है, और ये भी क्या है, छोटा है। तो वी मैक्स दोनों ही केसेस में क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्लियर। हाँ सर। चलो और देखो दूसरा, ये एडवांस का प्रॉब्लम था, अच्छा क्वेश्चन था, बट इसको हमने कॉन्सेप्ट वाइज क्लास में किया था। इसमें चलो अच्छा थोड़ा था कि दोनों केस को एक ही में पूछ दिया था। तो ये क्लियर है, मिटा दे, हाँ सर। सबको क्लियर। हाँ चलो अब दूसरा देखो जल्दी से, तो नेक्स्ट। नेक्स्ट में से एक पिक्चर वाला क्वेश्चन है, मतलब पिक्चर वाला, सुदीप तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, वो मैं आज आज ही शायद मेरे डेस्कटॉप पे ही होगा, स्क्रीनशॉट लिया था, और एक जो फोटो है उसका डायग्राम छूट गया होगा। और अच्छा क्वेश्चन होगा तभी तो मैंने, कुछ एवरेज से कुछ अच्छा क्वेश्चन रहता है, जो इन सब जनरल क्वेश्चंस को अगर कर लो तो तुम्हारा एसएचएम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए मैं देता हूँ ताकि ये सब एटलीस्ट कर लो। एक और कौन सा है बता दो तो जल्दी से। सर कॉम्प्रिहेंशन 2। कॉम्प्रिहेंशन 2 किधर है, किधर है, किधर है कॉम्प्रिहेंशन, देखो 42 एक है, वो हमने क्लास में किया था, याद आया। हाँ सर। कॉम्प्रिहेंशन 2 यूनिफॉर्म थिन सिलेंडर, ये आज ही कर रहे थे हम लोग। रोलिंग मोशन, ये भी एडवांस का पूछा हुआ है, बट इसका 2-3 पार्ट है, तो बाकी सब बहुत अच्छा है। इसी का डायग्राम ऊपर है, तो सबसे पहले ना डायग्राम बना लो,
इसका डायग्राम है कि एक तुम्हारा, पहले यहां देखो, एक एक बोला ये सिलेंडर है और इधर और फिर इधर दो स्प्रिंग लगाया हुआ है ऐसे, बोला दो स्प्रिंग लगा दिया ऐसे, ये वॉल के साथ ऐसे, सिलेंडर के साथ। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, और दोनों ये डी बाई डी 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 डिस्टेंस पे है, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको वी स्पीड दे दिया है, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डायग्राम में देखो, दोनों का लिखा हुआ क्या था, आधा ऊपर चला जाता है। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस r, मास m है, रेडियस r है, अटैच इन टू आइडेंटिकल मास स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट k, बोला आइडेंटिकल है k। तो सबसे पहले ये बताओ, these two springs are connected in series or parallel? जल्दी बताओ, सीरीज। सीरीज है, पैरेलल है, क्या प्लावन, सुदीप? सर पैरेलल। अब प्लावन ये बताओ, सीरीज का क्या कंडीशन था? सर दोनों का स्प्रिंग, मतलब दोनों स्प्रिंग एक साथ। एक साथ क्या होगा, आग लग जाएगा। नहीं सर, मतलब हाँ, अटैच होगा मास के साथ। और अरे बाबू, नोट में लिखाया था। सर ब्रांचिंग नहीं होगा सर। हाँ, दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम होना चाहिए और दूसरा ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, ये ना लिखाया था। हाँ तो यहाँ दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम और ब्रांचिंग, पहले तो ब्रांचिंग ही दिख गया ना। अरे ये तो कोई भी, तुम प्लावन क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। ये तो कोई भी स्टूडेंट्स देख के ही बोल देगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, सीरीज है कि पैरेलल? हाँ सर, पैरेलल, गलती तो हो गई। फिर वहां कैसे बोल रहे हो, कहाँ है दिमाग तुम्हारा, सिंपल वाला इसमें गलती कर रहे हो। तो ये दोनों तो सिंपल दिख गया। अब ये मान लो कि यही तुम्हारा सिलेंडर है, दोनों को हटा दो, कोई मतलब नहीं। के अगर पैरेलल है तो सीरीज के तरीके से 2k लिख सकते हैं। ओके, 2k लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो इस डायग्राम को भूल जाओ, वो कुछ नहीं है, के क्या कर दो, 2k कर दो। ये सिलेंडर है, मास m है और रेडियस r है, और ये मीन पोजीशंस पे इसको दे दिया हमने वेलोसिटी v0, या मीन पोजीशन या कहाँ है एक बार पढ़ लो। द स्प्रिंग आर अटैच्ड एक्सल ऑफ द डिस्क, डिस्क बोल रहा है, हाँ, disk symmetrically on either side of the distance d from the center. The axle is massless and both the spring and, अब इसी के बाद था, ऊपर चला गया था, and the axle in the horizontal plane. The on a straight length of each spring is L. The disk is initially at the equilibrium position with center of mass at distance L from the wall. बोल ही दिया कि नेचुरल लेंथ पे है, ये L है, और इसी को बोल दिया कि ये क्या है, नेचुरल लेंथ पे है। ओके, अब उसके बाद बोला the disk roll without slipping with velocity v is equal to v naught, the coefficient of friction mu है। अब roll without slipping है और ये क्या है, म्यू है। तो अब याद करो, आज ही बताया, रोल विदाउट स्लिपिंग होता है, प्योर रोलिंग अगर होता है तो किससे बनाओगे, आज ही किया था हम लोगों ने, किससे बनाओगे, एनर्जी से। आज Energy क्लास, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो सपोज यहाँ का टाइम पीरियड ये सब जो भी फाइंड करना है, यहाँ का स्पीड v है और रोटेशन है ओमेगा, प्योर रोलिंग है तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा। तो टोटल एनर्जी लिख दो सीधे, टोटल एनर्जी हाफ m कितना था, m कर दो, और v स्क्वायर प्लस हाफ ICM। अब जरा जल्दी से देखो, सॉलिड सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर है, जल्दी से देख लो। तो हाफ ICM हो गया, हाफ ICM हाफ mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बोला है ए यूनिफॉर्म थिन सिलिंड्रिकल डिस्क। थिन सिलिंड्रिकल डिस्क, डिस्क डिस्क बोल दिया ना, सिलिंड्रिकल डिस्क का मतलब ही हो गया कि सॉलिड सिलेंडर सॉलिड। हो गया। ठीक है, तो ये देखो हाफ mb स्क्वायर, देखते जाओ, हाफ ICM क्या, हाफ mr स्क्वायर, यही हो गया एक्सिस के अलोंग में, mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को सीधे मैं v स्क्वायर बाई r स्क्वायर कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर हाफ 2k और मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, यही तो एनर्जी है, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट।
अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो हाफ लिख दिया m और v स्क्वायर हो गया 2b dv बाई dt, डायरेक्ट लिख दूं a, हाँ लिख सर। सकते हैं ना। अब ये देखो आर स्क्वायर चला गया और ये 1/4m और v स्क्वायर अगेन 2b और dv बाई dt क्या हो गया a, फिर ये चला गया और k 2k x और dx बाई dt क्या हो गया v, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो जो तुम्हारा v टर्म है ना, ये सब, ये v, ये v, ये v, ये सब क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो m मल्टीप्लाई a प्लस m मल्टीप्लाई a बाई 2 प्लस 2kx दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 2 1.5, तो ये हो गया 3ma बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू -2kx। तो अब यहीं से तुम a फाइंड कर लो और a हो जाएगा -4kx डिवाइड बाई 3m। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर कर लो तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब यहाँ से ओमेगा आ गया 4k बाई 3m का रूट अंडर, तो टाइम पीरियड आ गया 2π3m डिवाइड बाई 4k का रूट अंडर। अब देखो क्लियर टाइम पीरियड, पहले तो बोलो। हाँ सर। तो शायद इसमें 2-3 प्रॉब्लम है, एक में शायद फ्रीक्वेंसी पूछा है और एक में पूछा है कि, तो पहला पूछा है द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज डिस्प्लेस एट x यूनिट रेस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम। तो अब तो मालूम ही है, अगर कोई, पहले तो ये तो बताओ एसएचएम कर रहा है ना, कर रहा है, हाँ सर। एसएचएम अगर कर रहा है तो फिर ये तो जानते हो ना कि एसएचएम का ही स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो यही होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, नहीं होता है क्या। तो यही बोला कि अगर मीन पोजीशन से x यूनिट डिस्प्लेस कर देते हो तो एक्सेलेरेशन लिख दो, तो लिख दो ना, ओमेगा स्क्वायर तो वही है, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, तो 4k अपॉन और मल्टीप्लाई x, यही तो है एक्सेलेरेशन। तो पहला जो पूछा कि अगर x यूनिट लेंथ डिस्प्लेस कर देंगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, और ओमेगा तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो पहले का आंसर हो गया -4kx बाई 3, तो ये हो गया फोर्थ। ये क्लियर सबको, हाँ सर। सबको क्लियर। अब इसी का और 2-3 पार्ट है ना, वो देखो तो कहाँ है, इसी का और पार्ट था, 3 प्रॉब्लम है इसमें, फ्रिक्शन ये सब भी, और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए था। दूसरा ये है, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, तो ओमेगा कितना आया था √4k बाई 3m, तो वो एक हो गया फोर्थ ऑप्शन। सेकंड नंबर देखो, एक और था इसका पार्ट, हाँ ये देखो थर्ड नंबर, इसका एक और जो पार्ट है वही सबसे अच्छा है, ये तो निकल गया। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो पूछा था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बता दो, तो ओमेगा तो फाइंड आउट कर ही लिए हम लोग, 4k अपॉन 3m का रूट अंडर, तो ये था। और तीसरा इसी में एक प्रॉब्लम था तुम्हारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, और वी नॉट कहाँ पे देना था, सेंटर पे, तो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यही सबसे अच्छा था इसका पार्ट, वैल्यू ऑफ वी नॉट क्या, for which the disk will roll without slipping, maximum value of v naught such that body का मतलब वही डिस्क जो है, सिलिंड्रिकल डिस्क बॉडी will roll without, will roll, प्योर रोलिंग कर लो, प्योर रोलिंग मोशन। अब यहां देखो क्या पूछा है, अब बोला क्या कि ये जो हैपनिंग हो रहा है ना, अब सेंटर पे वी नॉट है, तो सेंटर पे हम लोग कितना मैक्सिमम वेलोसिटी दे दे कि ये प्योर रोल करता हुआ ही रहे, मतलब अभी एसएचएम कर रहा है, अब प्रैक्टिकली बताओ, ये सब किए थे हम लोग, ये एसएचएम कर रहा है तो ये घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, और इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, मतलब एसएचएम, ये जो केस आज हम लोग किए थे कि एसएचएम ऑफ बॉडी हैविंग रोलिंग मोशंस। SHM of body having pure rolling motions, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी एप्लीकेबल होगा सच दैट कि ये तुम्हारा
मैक्सिमम प्योर रोलिंग मोशंस करे। इधर मिटा दूं मैं, हाँ सर। इधर काम हो गया। हाँ तो जरा थिंक करके बताओ तो क्या करना चाहिए। बाकी जो हम लोग को काम लगेगा वो बस ओमेगा एक काम लगेगा। और ओमेगा क्या था, ओमेगा था 4k/3m का रूट अंडर। थिंक करके बताओ कि क्या होगा, फिर क्या कैसे करना होगा। प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन तो रहेगा ही ना। हाँ सर। प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन तो रहेगा ही। बोला यही पे वी नॉट दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम दोगे तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा तो एम्पलीट्यूड होगा इस वी नॉट के करस्पॉन्डिंग, तो एम्पलीट्यूड तो होगा ना, इतना तो मालूम। तो मतलब अगर हम हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ ओमेगा स्क्वायर पे इक्वेट, हाफ के ए स्क्वायर को हाफ ओमेगा आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्यों क्यों किया, मोदी जी बोले हैं क्या या दीदी, क्यों नहीं किए। सर क्योंकि एक्सेलरेशन मेंटेन करना है तो कौन वहां से सा, acceleration- कौन सा, और सबसे पहले ये क्यों लिखे हो, आई क्या है, आई ये क्या होता है, ये रोटेशनल भूल गए। तो मोमेंट ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिख रहे हो, सीएम के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट। सर सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट डिस्क। तो आईसीएम लिखोगे ना। हाँ सर, मतलब तो मतलब क्या, जो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ वही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी किधर चला गया, बोलो। हाँ सर। ट्रांसलेशनल एनर्जी छोड़ दी है। चलो पहले यहाँ देखो, वन बाय वन देखो, करेंगे यही। अगर यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट दिया तो एम्पलीट्यूड जाएगा, जाएगा। हाँ सर जाए। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सेंटर पे, एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा कितना, के। ये किसका फोर्स है, स्प्रिंग का। क्लियर। एबडी बनाओगे, नॉर्मल किधर ऊपर, mg किधर नीचे। सेंटर पे अगर फोर्स लगता है तो प्योर रोलिंग मोशंस में किसी भी बॉडी पे फ्रिक्शंस किधर लगता है, आज भी बताया था, किधर लगता है सुदीप। सेंटर पे अगर फोर्स लगा दोगे, फॉरवर्ड में फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो अपोज करता है हर एक फ्रिक्शन। पार्टिकल्स फॉरवर्ड में इधर में जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड। और प्योर रोलिंग मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। क्लियर, ये हाँ सर। क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये हमारा x है, इधर x है, अब ये यहाँ पे इस पोजिशंस पे इसका एक्सेलेरेशन a है, तो फिर ये भी जानते हैं कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो नेट फोर्स तो अब नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है। नेट फोर्स देखेंगे तो एक स्प्रिंग फोर्स है, दूसरा क्या है, फ्रिक्शंस, और वही का वैल्यू जो होगा, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे कि इस इसका अगर डिस्प्लेसमेंट हमने ये लिया है इधर में तो एक्सेलेरेशन इधर है, और नहीं तो इक्वेशन से यूज कर लो। नेट फोर्स एक्सेलेरेशन के डायरेक्शंस में क्या दिख रहा है, के ए माइनस एफ एस इज इक्वल टू, ये बस वही किया, एफ इज इक्वल टू एम ए कर लिया, तो के ए माइनस एफ एस दैट विल बी इक्वल टू मास, मास क्या है एम, और एक्सेलेरेशन लिख दिया ए। दूसरा ये जानते हो कि एक्सेलेरेशन जो होता है वो ऑलवेज मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर ए हो एक्स होता है, और एक्स का वैल्यू यहाँ क्या दिए हो, ए दिए हो, तो इस पोजिशन पे एक्सेलेरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा, होगा तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो यहां से a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4k/3m मल्टीप्लाई a। तो यहां से एक्सेलेरेशन जानते हो कि 4ka/3m है, ये हमारा एक्सेलेरेशन है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहां से एफ एस आ गया, तो एफ एस का वैल्यू कितना आ गया, ma के ए एंड माइनस एम ए, यही आ गया। अब के ए माइनस एम ए, और एम ए को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो -4ka/3, यही लिखोगे, बोलो। हाँ हाँ सर। सर।
के माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। ए इक्वल टू हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर ए, मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, डायरेक्शन वाइज नहीं। डायरेक्शन वाइज तो लिखेंगे ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो चलो मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर और ए लिख दिया ओमेगा स्क्वायर ए। अब अगर हम एफ एस फाइंड करना चाहते हैं तो के माइनस ए में, तो के माइनस 4 के a/3, तो एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो -1/3 के टाइम्स ए, यही आ गया। अब एफ एस फॉरवर्ड आगे नहीं पीछे लगेगा, तो इसलिए माइनस है। अब ये जानते हो कि एफ एस का जो भी है मैग्नीट्यूड, ये प्लस माइनस तो डायरेक्शंस को लेके है, तो या तो एफ एस या तो एफ एस का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना, पढ़े हाँ, थे। तो अब यहीं से 1/3 टाइम्स के ए दैट विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और एन कितना है mg। तो यहां से ये आ गया कि एम्पलीट्यूड जो होगा जब भी, तो म्यू एस mg 3 टाइम्स म्यू एस mg बाई के से क्या होना चाहिए छोटा। इससे ज्यादा अगर एम्पलीट्यूड कर दोगे तो फिर रिक्वायर्ड तुम्हारा जो एफ एस है वो वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको एक्सेलेरेशन के लिए सपोर्ट या प्रमोट जो भी कर रहा है वो तो फ्रिक्शन भी कर रहा है और साथ में स्प्रिंग भी कर रहा है। अब एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो सेल्फ एडजस्टिंग लिमिटिंग फोर्स है। तो अब अगर एफ एस पे डिपेंडेंसी ज्यादा अगर आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम से, तो फिर तो ये तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि एफ एस यहाँ से निकल के कितना आ रहा है। अगर वी नॉट स्पीड दे रहे हैं तो एम्पलीट्यूड आएगा, जितना ज्यादा स्पीड दोगे या जितना स्पीड दोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड आएगा। और एम्पलीट्यूड के समय अगर फ्रिक्शन इसको प्रमोट कर पाया तब तो प्योर रोलिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एफ एस को फाइंड कर लिया और यहाँ से देख लिया कि एफ एस शुड बी लेस देन म्यू एस एन। तो यहाँ से ये भी आ गया कि एम्पलीट्यूड इससे तुमको छोटा रखना होगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कैलकुलेशंस, नहीं सर, अब तो ठीक ही लग रहा ठीक है ना। तो लास्ट में फिर डिफर कर जाएगा, फिर चेक करना पड़ेगा। और देख लो अब ये एम्पलीट्यूड कैसे आएगा, यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है मीन पोजीशन पे ही दिया ना, अब वी नॉट है तो उस समय ओमेगा नॉट भी रहेगा, प्योर रोलिंग है। तो ये मीन पोजीशंस पे है और ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशंस पे है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन क्या है सब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर लिख दिया। और मीन पोजीशंस पे क्या क्या एनर्जी है, तो ट्रांसलेशनल है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर मतलब VCM स्क्वायर एंड प्लस हाफ ICM, तो ICM हो गया 1/2 MR स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, हाफ हाफ को कैंसिल ही कर दो, तो के ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर, अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ से 1 और इधर से क्या हाफ, तो के ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3/2 टाइम्स एम वी नॉट स्क्वायर। तो अब ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो यहां से ए का वैल्यू हो गया 3/2 टाइम्स एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन के का रूट अंडर, ये आ गया ए। तो अब बस ये जो इक्वेशंस था ना इन दोनों को रिलेट कर लो। इन दोनों को अगर रिलेट कर लेते हो तो तुम्हारा आ गया 3/2 टाइम्स एम वी नॉट स्क्वायर बाई के का रूट अंडर शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू एस mg डिवाइड बाई के। क्लियर। हाँ सर, क्लियर। तो स्क्वायर कर दो, दोनों तो पॉजिटिव ही है ना, स्क्वायर करने में तो इक्वलिटी चेंज तो करेगा नहीं। तो 3/2 टाइम्स एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई के, और ये हो गया 9 म्यू एस स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो एक इससे चला गया, एक मास चला गया, और एक 3 से ये 3 चला गया, तो वी नॉट स्क्वायर आया तुम्हारा लेस देन 3 2 जा गया 6 म्यू एस स्क्वायर एम जी स्क्वायर अपॉन के। तो जो वी नॉट आया वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस बाहर और जी बाहर और 6m बाई के रूट अंडर में आ गया।
अब देखो ये ऑप्शन है, मुझे जो याद आ रहा है, ये तो बहुत बार करते हैं ना हम लोग, तो मुझे यहीं पे लगा कि कुछ ये तो नहीं हो गया। म्यू जी 3m/k, 3m/k, म्यू जी रूट अंडर 3m/k, तो मतलब 3m कुछ 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई हो। किधर हो गया, जरा फिर से देखो। सर वो वाला ए के जगह में सेकंड कहाँ पे, इक्वेशन। यहाँ हाँ सर सेकंड नंबर, सर सेकंड नंबर बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में के ए, तो अच्छा यहाँ गड़बड़ छोड़ दिए हो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के थोड़ी था, क्या था, 2k। हाँ याद सर। आया, हाँ हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, 2k। अभी क्लियर। हाँ सर, तब से वही लग तो चला। ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ सही लिखा था, उधर से उठा के लिखा था, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब जो गड़बड़ हुआ है तुम्हारा, वो गड़बड़ हुआ है यहाँ, 2k। बाकी सब सही है, यहाँ भी 2k, यहाँ भी 2k, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ तो हमने के तो बस यहीं से उठाया है ना, ये कहाँ से के लिखा था, ये देखो तो के ए, यहाँ पे भी गड़बड़ किया है, यहाँ क्या है, 2k, दिख रहा है, बोला तो मैं यही लिख हाँ रहा सर। था, उसी से मैं बोला, क्योंकि जब बहुत बार एक टाइप के प्रॉब्लम, और ये पहले का पूछा हुआ है, और चूंकि आईआईटी एडवांस का है तो हमेशा करना होता है, तो ये जब मैंने लिखा ना, उसी समय मुझे लगा कि ये जो है कुछ डिफरेंट आया है, क्योंकि बार बार जो लिखते हैं इसका मतलब कैलकुलेशन यही, दोबारा जो हम लोग प्रॉब्लम मिटा के फिर किए ना, तो यहाँ 2k लिखना भूल गए। तो 2k ए यहाँ सही है, माइनस एफ एस मास ये भी सही है। अब यहाँ पे अगर लिखोगे तो देखो, 2k ए, 2k ए का ये एक्सलेशन हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए, ये तो सही है, ए का वैल्यू ये कर दिया। अब इसका यूज कहाँ किया है, यहाँ किया है आई थिंक, हाँ, एफ एस इज इक्वल टू 2k a - ma, यहाँ तक सही है। अब 2k a - ma, 3 × 2 = 6 - 4, अब यहाँ गलत हो गया था, 3 × 2 = 6 - 4 कितना होता है, 6 - 4 कितना टू। होता है, 2ka/3। अब ये सही है, तो ये हो गया 2ka/3। अब यहाँ से 3/2, हाँ, 3 × μs mg/2k। अब ये सही है। फिर यहाँ पे भी गड़बड़ किए थे हम लोग, देखो के लिख दिया था बस, तो यहाँ 2 रहेगा, हाफ तो कैंसिल कर दिए, 2 रहेगा, और यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, और एम्पलीट्यूड 3/4 यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे जो हमने एम्पलीट्यूड ये जो लिखा 3/4 mv² k, इसको लिखना होगा लेस देन इक्वल टू 3/2 टाइम्स μs mg/2k। अब देखते जाओ, अब ठीक है, बोलो। सर ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से नया काम कर लेंगे, यहाँ से हम लोग नया काम कर लेंगे, स्क्वायर कर दिया, तो 3/4 m v0² k लेस देन इक्वल टू 9 μs² m²g² / 4k²। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, और ये k से k आ गया, एक मास कैंसिल हो गया, तो v0² लेस देन 3 टाइम्स μs² mg² / तो यहाँ से v0 लेस देन μs और g तो बाहर हो गया, और 3m/k रूट अंडर के अंदर हो गया। देखो यही दिया हुआ था ऑप्शन, हाँ सर। क्लियर है ये। हाँ सर क्लियर। इसमें थर्ड नंबर म्यूजी 3m। हाँ बोलो, बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा सही से, बोलो, कोई बोल रहे थे क्या, सुदीप तुम कुछ बोल, नहीं सर। तनय तुम कुछ बोल रहे हो, नहीं सर।
कोई तो बोल रहा था। चलो अभी देखो क्लियर है। आज ही जो प्रॉब्लम हम लोग किए थे, अपर्णा एंड सुदीप, तुम लोग क्लास में थे। हाँ सर। आज जो हम लोग प्रॉब्लम किए थे उसी में एफ एस का इक्वेशंस आ रहा था और उसका यूज नहीं था। उसमें तो बस टाइम पीरियड पूछ रहा था, तो मैंने उसमें बोला था कि ये सब का इक्वेशंस का भी यूज कराएगा अगर एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ पूछा तो देखो यूज आ गया। अब देखो कहीं पे भी मिस्टेक्स करोगे तो कितने बार तुम्हारे माइंड को मिस्टेक्स जो है वो बताएगा। सबसे पहला ये तो तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग थोड़ी ना एक्सपीरियंस हो बहुत कि तुम लोग को मालूम चलने लगा कि कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पे मालूम चलने लग गया था एक और बार, यहाँ एफ एस का वैल्यू क्या आया था, निगेटिव। ऑलरेडी हम लोग सोच के एफ एस का डायरेक्शन दिए थे कि अगर सेंटर पे अगर फोर्स लगेगा लेफ्ट तो फिर प्योर रोलिंग के केस में सिर्फ रिंग ऐसा केस होता है जहां पे वो सब प्रूफ भी किए थे रोटेशनल में, जहां पे फ्रिक्शंस का जरूरत नहीं। बट सब सारे केसेस में बैक फोर्स के अपोजिट ही लगता है, ये सब प्रूफ भी किया हुआ था। तो एफएस हमने सोच के ही बैक में लगाया है। और यहाँ पे एफएस इसके पहले बार अगर जो वैल्यू हम लोग गलत पुट कर दिए थे तो एफएस क्या आ गया था, निगेटिव। तो वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था वहां पे, तो वहां पे भी फील होना चाहिए था कि कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, क्योंकि हमने एफएस और एक्सेलेशंस और के ये सब सोच के ही तो यहाँ पे हमने एफएस का डायरेक्शन पीछे लगाया था। तो या तो ये सही हो सकता है और नहीं तो ये सही हो सकता है, माइनस वाला दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता। तो वहां पे भी जब भी कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करोगे ना या फिर कुछ भी कुछ गलती करते हो तो इक्वेशंस तुमको इशारा करने लग जाता है कि कुछ तो मिस्टेक्स हुआ है और एक बार फिर से चेक कर लो। समझ गए? हाँ, अब अगर उसको ओवरकम करके पास कर गए ऐसे ही तब तो फिर फाइनल गलत तो हो जाएगा, बट वो गलत अगर करोगे तो एक भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा। आईआईटी जो क्वेश्चन सीट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके अगर गलती करोगे ना तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर फंडामेंटल मिस्टेक्स करके अगर गलती करते हो तभी जाके चारों में से एक ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है ये? बोलो। सर। और कुछ है या बस अब 10 बज गया, आप खाना खाने जाना है? सर सर और नहीं है सर, बाकी सब बन गया। और नहीं है, सुदीप का एक है तो मैं वो देख देता हूँ अभी है मेरे डेस्कटॉप पे कि नहीं, नहीं तो फिर से भेज दूंगा। हाँ बोलो तने। सर ये दो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है सर, बना देंगे? ग्रुप में भेजो जल्दी से, 5 मिनट है, भेजो जल्दी ग्रुप में। तब से क्यों नहीं भेजे थे तुम? भेजो जल्दी ग्रुप में। मैं मिटा दूं इसको?